Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.2 to YouTube channel classes. In this session we are going to discuss remaining parts of Rule 8 and Rule 9. जी हाँ, Rule 8 में 3 तक हम चर्चा कर चुके हैं, 1 to 3. अब यहाँ पर Rule 8 के रिमेनिंग पार्ट्स की चर्चा करेंगे और साथ में रूल 9 जो अलॉटमेंट ऑफ फंड के बारे में है उसकी भी चर्चा करेंगे। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो DAPR है उसमें एप्रोप्रिएशन एक एवरेजली यूज्ड एक टर्मिनोलॉजी है, मैक्सिमम जगहों पर उसका यूज हो रहा है, इसलिए एप्रोप्रिएशन टर्मिनोलॉजी को का कंसेप्ट जो है क्लियर होना ही चाहिए। इसलिए भी शायद बार बार ये टर्मिनोलॉजी DAPR में आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये है प्राइमरी यूनिट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन रूल 8 और इस रूल 8 में हमने सब रूल 1 देखा, ग्रांट और एप्रोप्रिएशन ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद से ये जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में प्राइमरी यूनिट में इंक्लूड प्रोविजन फॉर बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। और द प्राइमरी यूनिट ऑफ appropriation or standard object head shall be as specified by finance ministry. So प्राइमरी यूनिट ऑफ appropriation या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड कैसा होगा कैसा नहीं होगा, that will be determined by फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का फुल डिस्क्रिप्शन है। हमारा जो प्राइमरी यूनिट है वो कैसा होगा, उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, उसके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड क्या क्या होंगे, उसका फुल डिस्क्रिप्शन है और उसके बारे में हम डिटेल से एनेक्सर 1 में चर्चा कर चुके हैं। राइट, अब जो इसका जो रूल 8.4 है दैट सीम्स टू बी एक्सटेंशन ऑफ सब रूल 3। आइए देखते हैं। The finance ministry may add, delete or amend the primary unit of appropriation or prescribe an entirely different set of such unit। देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्राइमरी यूनिट को इससे पहले तो दिया गया था कि टू बी स्पेसिफाइड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, अभी क्या है, प्राइमरी यूनिट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐड कर सकती है, उस यूनिट को डिलीट कर सकती है, उस यूनिट को अमेंड कर सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये फुल पावर दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकती है, ऐड कर सकती है, डिलीट कर सकती है और अमेंड द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन और prescribe an entirely different set of such units। एडिशन डिलीशन तो कर ही सकती है, चाहे तो पूरा का पूरा सेटअप ही चेंज कर सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो इट्स टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री मे ऐड, amend, delete, amend primary units of appropriation or an entirely different set of such units. So finance ministry may add, delete or amend the primary unit of appropriation or prescribe, ये और prescribe एक साथ हो गया, इसको अलग पढ़ें, और prescribe an entirely different set of such units। right, rule number 5, सब रूल नंबर 5 ऑफ रूल नंबर 8। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, the Department of Government of India shall keep in view the following with regard to numeric codification for preparation of the detailed demand for grants namely। so क्या होता है, अभी तक हमने हेड ऑफ एप्रोप्रिएशन देखा, उसमें न्यूमेरिक कोडिफिकेशन भी होता है। जो अकाउंट्स वाले हैं उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया होगा, ये न्यूमेरिक कोडिफिकेशन उसमें मेंशन रहता है। हमारा डिफेंस का जो हेड होता है उसका हेड कुछ
4076 से शुरू होता है। सैलरी का हेड कुछ और होगा, टैक्स जो हम पे करते हैं उसका हेड कुछ और होगा। ये न्यूमेरिक कोडिफिकेशन होता है। आप ध्यान देंगे जब हम आईटीआर फिलअप करते हैं अपना इंडिविजुअल आईटीआर, तो उस समय अगर हमने कहीं डोनेशन दिया है तो उसमें वो कोड नंबर आप पूछता है, वो कोड नंबर हमें डालना होता है। वो कोड नंबर क्या है? न्यूमेरिक कोड नंबर है। जितने भी चालान हम फिलअप करते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिक कोड नंबर आते हैं, तो उसी न्यूमेरिक कोड नंबर की यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। The number of tiers of classification in the detailed demands for the grant shall be standard 6 tier indicated in the table below. So यहाँ पर क्या हो रहा है? 6 tier का हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कितने टीयर का न्यूमेरिक कोडिफिकेशन है? 6 टीयर का है। 6 टीयर होता है, 6 टीयर का हमारे पास न्यूमेरिक कोडिफिकेशन है। ठीक है, वो 6 टीयर कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है, आइए देखते हैं। ये देखिए, टाइप ऑफ हेड, ये 6 स्टैंडर्ड है ना, 6 टीयर्स है, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 टीयर हो गया। टाइप ऑफ हेड है एंड ये कोडिफिकेशन है। टाइप ऑफ हेड क्या क्या होते हैं? मेजर हेड होता है जिसमें 4 डिजिट फंक्शन के बारे में है। सब मेजर हेड है, इसमें नेक्स्ट 2 डिजिट सब फंक्शन के बारे में है। माइनर हेड है, उसमें नेक्स्ट 3 डिजिट प्रोग्राम के बारे में है। सब हेड है, उसमें 2 डिजिट स्कीम के बारे में है। डिटेल्ड हेड है, उसमें 2 डिजिट सब स्कीम के बारे में है। ऑब्जेक्ट हेड है, उसमें 2 डिजिट प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन और ऑब्जेक्ट हेड के बारे में है। जितने भी अकाउंट से स्टाफ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर डिपार्टमेंट में होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग गवर्नमेंट अकाउंट से डील करते हैं उनको ये मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल्ड हेड, ऑब्जेक्ट हेड, इतनी जानकारी तो उनके पास होती ही है। राइट, इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तब तक आपका चैनल ऐसी कीजिए स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो क्या है? मेजर हेड इज a main account head used to record and classify government receipt and disbursements. तो गवर्नमेंट अकाउंट के रिसीट एंड डिस्बर्समेंट हमने पहले भी चर्चा की है। रिसीट के भी हेड होते हैं, डिसबर्समेंट के भी हेड होते हैं, एक्सपेंडिचर के भी हेड होते हैं। तो मेजर हेड इज अ मेन अकाउंट हेड यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई गवर्नमेंट रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट। राइट, मेजर हेड कॉरेस्पॉन्ड टू गवर्नमेंट फंक्शंस। जो भी मेजर हेड है वो इंडिकेट करता है कि किस फंक्शन के लिए ये रिसीट है या डिसबर्समेंट है। While minor heads identify programs that achieve the objective of those functions. तो मेजर हेड क्या करता है? गवर्नमेंट फंक्शन बताता है। माइनर हेड क्या बताता है? प्रोग्राम के बारे में बताता है। सब हेड क्या बताएगा? प्रोग्राम के फर्दर क्लासिफिकेशन को बताता है। राइट, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक एक चीज हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफाई करने के लिए। Here are some example of major heads and their corresponding account type. क्या क्या टाइप हो गया? रेवेन्यू रिसीट, फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोड इज 0 और 1। अभी तक हमने मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड के बारे में चर्चा किया। अब वो जो कोडिंग होती है उस कोडिंग का नंबर देख करके हमें समझ में आना चाहिए कि ये रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है और लोन हेड है और पब्लिक अकाउंट हेड है। ये नंबर देख करके हमें समझ में आना चाहिए।
हम कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाएंगे। हाँ, ये तो आपको पता ही है कि जो मेजर हेड है वो 4 डिजिट है और 4 डिजिट कोई ना कोई फंक्शन ही बताता है, राइट। तो रेवेन्यू रिसीट जो है फर्स्ट डिजिट इसका जो होगा वो या तो 0 होगा और नहीं तो 1 होगा। एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिसीट जो होगा फर्स्ट डिजिट क्या होगा, फर्स्ट डिजिट जो उस कोड का होगा वो 0 होगा या 1 होगा। ये देखिए, रेवेन्यू रिसीट की बात हो रही है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या क्या रिसीव करती है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम अलग होता है, होटल रिसीट टैक्स अलग होता है। ऐसे ऐसे बहुत से टैक्सेज होंगे। हमने इसमें ये देखना है कि ये हमने क्या कहा, रेवेन्यू रिसीट होगा। रेवेन्यू रिसीट होगा तो इसका फर्स्ट डिजिट या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। देखिए इसका फर्स्ट डिजिट सबका 0 है, देखिए इसका फर्स्ट डिजिट सबका 0 है। दिस इंडिकेट्स इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज नॉट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता तो, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो फर्स्ट डिजिट ऑफ कोड जो होता वो 2 या 3 होता। देखिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में जो खर्चे किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हेड में खर्चे किए जाते हैं, इलेक्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, ऑडिट के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। सो दैट एक्सपेंडिचर स्टार्ट्स विद 2 और 3। देखिए ये 2 है, इट इज स्टार्टिंग विद 2। सो फर्स्ट कोड जो है उसका फर्स्ट डिजिट जो है, ये कोड हो गया। इस कोड का जो फर्स्ट डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट हमें बताता है कि रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर रिसीट है तो 0 या 1 हो जाएगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, राइट। सो रेवेन्यू रिसीट में होगा तो 0 या 1 होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा तो 2 और 3 होगा इसका फर्स्ट डिजिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उसमें 4 और 5 हो सकता है फर्स्ट डिजिट। ये देखिए ये 4 है। कैपिटल आउटलेट ऑन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात क्रिएशन ऑफ असेट, ऐसा असेट क्रिएट करते हैं जो फ्यूचर में इकोनॉमिक सोशल बेनिफिट दे सके, इकोनॉमिकली वायबल हो, बिल्डिंग बनाना, लैंड एक्वायर करना, मशीनरी एक्वायर करना, एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर करना, एक्वायर करना, शिप मैन्युफैक्चर करना, एक्वायर करना, डिफेंस सर्विसेज के लिए आर्म्स एंड एमुनिशन एक्वायर करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गई, कैनल वगैरह बनाएगी, सब रिवर वगैरह का ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है। रिजर्वायर वगैरह बनाएंगे। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोड इज 4 और 5। ये देखिए 4 और 5 है। ये मैं बता रहा था ना डिफेंस का, कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करेंगे, बजट एलोकेशन करेंगे, ये 4076 कोड आता है। मेजर हेड लिखते हैं, मेजर हेड 4076, माइनर हेड इसके अलग होगा। सो मेजर हेड 4076 हम मेंशन करते हैं। जितने लोग डिफेंस में काम करते हैं वो अपना एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चेक कर लें, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद से रिलीज ऑफ फंड होता है। माइनर वर्क का अलग होता है, मेजर वर्क का अलग होता है, स्पेशल रिपेयर का अलग होता है, स्पेशल रिपेयर B&R अलग होता है, स्पेशल रिपेयर E&M अलग होता है। तो उन सब का कैपिटल हेड तो यही होगा, क्योंकि बेसिकली डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है। माइनर हेड अलग हो जाएंगे, राइट। कैपिटल हेड 4076 ही होगा। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 4070 होगा, राइट। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या है, लोन हेड। लोन हेड जो होगा वो 6 या 7 से, ये देखिए 6 या 7, उसका फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 6 या 7 से शुरू होगा। ये देखते हैं, देखिए
इंटरनल डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल डेट मीन्स इंटरनेशनल बॉडी से जब हम डेट लेते हैं, आईएमएफ से ले लेते हैं, जापान से ले लेते हैं, तो जब इंटरनेशनल बॉडी से लेंगे तो वो 6002 में आएगा। इंटरनल डेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का जो डेट होगा वो 6003 में होगा। सो डिटरमाइन करना कोई मुश्किल नहीं होता है कि कहाँ से कितना डेट आया, क्योंकि उसका हेड स्पेसिफिक होगा, उस हेड के अनुसार आराम से डिटरमाइन हो जाता है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिटरमाइन हो जाता है कि कितने हमारे पास लोन है। तो लोन हेड क्या हो गया, 6 और 7। उसके बाद से कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, ये दो इंपॉर्टेंट फंड होते हैं। सो कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो उसका कोड जो होगा 8 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, 8 से शुरू होगा। ये देखा जाए, नेशनल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस में लोग जमा करते थे, उनको पता होगा, 8001 से होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8002 होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड मोस्टली लोग जानते हैं पीपीएफ अकाउंट का, सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का 8006 होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड उसका 8007 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ कहीं कोड मेंशन करना है तो अगर हम इनका कोरिलेशन जानते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पे सिर्फ कोड ही दिया गया है तो इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा, समवन हैज टू इंटरप्रेट ना। तो जिनको इंटरप्रेट करने की ड्यूटी दी गई है उनके लिए भी आवश्यक हो जाता है कि ये कोड समझे। और तीसरा, हमारे जैसे शिक्षु ईगर टू लर्न, तो ईगर टू लर्न में कुछ अपने ज्ञान वर्धन के लिए करते हैं, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, कुछ अपने आप के स्किल में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, और कुछ अकाउंट्स वाले होते हैं उनके लिए कंपल्सन होता है, समझेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग की ग्रेविटी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू रिसीट होगा तो 0 या 1 हो सकता है फर्स्ट कोड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोड जो होगा वो 0, 2 और 3 होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोड 4 और 5 होगा। लोन हेड होगा तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोड 6 और 7 होगा। कंटीजेंसी फंड और पब्लिक फंड होगा तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोड 8 होगा। ये कोडिंग का यूज होता है बजट में, अकाउंट्स में। बजट में कोडिंग ही ज़्यादा पास होती है, कोडिंग के द्वारा ही आपको फंड ट्रांसफर किया जाता है। सो कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अ सब मेजर हेड इज ए क्लासिफिकेशन इन गवर्नमेंट अकाउंट्स दैट इज डिवाइडेड इनटू माइनर हेड्स एंड डिटेल हेड्स। सो पहले मेजर हेड था, मेजर हेड के बाद सब मेजर हेड होता है, सब मेजर हेड के बाद से सब मेजर हेड जो है वो दो भागों में डिवाइड है, माइनर हेड एंड डिटेल्ड हेड। Each major head has a 2-digit code that starts with 01 for its sub-major heads. If there is no sub-major head, the code will be 00. ठीक है, सो इसमें बेसिकली हमने यही देखा कि मेजर हेड के बाद से सब मेजर हेड होता है, और सब मेजर हेड में दो हेड्स होते हैं। फर्दर सब मेजर हेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज माइनर हेड एंड डिटेल्ड हेड, राइट। अब देखिए, ये जो रूल नंबर 8 का सब रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं उसका 1 हमने पढ़ा था, ये नंबर 2 है। The numeric code numbers assigned by the Controller General of Accounts. Very important MCQ. Numeric code numbers are assigned by Controller General of Accounts, CGA. Numeric code numbers are assigned by CGA for major, sub-major, minor heads, subheads, detailed heads for the union and state shall be followed in the detailed demands for grant. So shall be followed का मतलब ये है कि जब भी हमारा बजट बनेगा, जब भी हमारा डिमांड फॉर ग्रांट होगा,
तो उसमें उन्हीं कोड को यूज किया जाएगा, उन्हीं न्यूमेरिक कोड को यूज किया जाएगा विच इज असाइंड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, राइट। देखिए, न्यूमेरिक कोड नंबर्स असाइंड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, राइट। देन सब मेजर, सब मेजर, माइनर हेड्स, सब हेड्स एंड डिटेल्ड हेड्स, किस किस के लिए, इन हेड्स के लिए न्यूमेरिक कोड विल बी असाइंड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट एंड टू बी फॉलोड इन द डिटेल्ड डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। इतने 3 चीज आपको ध्यान रखना है। ये रूल नंबर 8, सब रूल नंबर 5, सब रूल नंबर 2, राइट। देन sub rule number 3, the distinction between revenue and expenditure or capital expenditure shall be as defined in the government accounting rules and the general financial rules. So revenue expenditure क्या होता है, capital expenditure क्या होता है, इसकी चर्चा इससे पहले वाले क्लासेज में हम कर चुके हैं, विस्तार से कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो एक बार पीछे जाकर के उसको जरूर देख लीजिए। रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिटेल्ड चर्चा की जा चुकी है, उसको आप ये डीएफपीआर में भी देख सकते हैं और नहीं तो जीएपीआर में भी दिया गया है, ठीक है। फिर भी जस्ट एक रिकैप के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको यहां पर बता देते हैं। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सब ऑब्जेक्ट हेड जो है अनेक्चर 1 में जो दिया हुआ है, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज में सैलरी एंड वेजेस हम देख चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज में उनके पेंशन वगैरह को हम डिटरमाइन करते हैं, देख चुके हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज में व्हीकल्स को हायर करते हैं, आइटम्स को भेजते हैं, कई तरह की सर्विसेज इसमें आती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाती है। देन एड्स एंड असिस्टेंट्स, इसमें कुछ एडवांसेस हम दे देते हैं अपने स्टाफ को, कुछ लोन दे देते हैं, कंप्यूटर लोन दे देंगे, कुछ एडवांस दे देंगे, वो सब एड एंड असिस्टेंस इसमें आते हैं। देन मिसलेनियस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बाकी सब आ जाते हैं। ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एक तरह का रूटीन एक्सपेंडिचर होता है, ये आवश्यक होता है जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको चलायमान रखने के लिए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, असेट क्रिएशन के लिए होता है। इसमें नॉन फाइनेंशियल असेट होते हैं, जिसमें फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल असेट होते हैं। इसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, रनवे, ये सब इसमें आते हैं। फाइनेंशियल असेट भी इसमें होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में फाइनेंशियल असेट होते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी होते हैं इसमें। और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में क्या होते हैं, कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने के लिए लॉसेज वगैरह होते हैं, उनको राइट ऑफ करने होते हैं, कुछ डिप्रिसिएशन होते हैं उनको भी एडजस्ट करना होता है। आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। रूल 9, रूल नंबर 9 इज अलॉटमेंट ऑफ फंड्स। अप्रोप्रिएशन हो गया, अप्रोप्रिएशन के कोड मिल गए, अब अलॉटमेंट ऑफ फंड की बारी है। जब तक अप्रोप्रिएशन नहीं होता है अलॉटमेंट आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे अप्रोप्रिएशन हो गया, अब अलॉटमेंट का हम सोचेंगे। तो अलॉटमेंट ऑफ फंड कैसे करते हैं वो रूल नंबर 9 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जो बजट में होता है वो डिपार्टमेंट स्पेशल के लिए होता है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए होगा, डिफेंस के लिए हो जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा, हाउसिंग के लिए हो जाएगा, एजुकेशन के लिए हो जाएगा, कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए हो जाएगा, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो गया।
एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होने के बाद से क्या होता है, अब डिपार्टमेंट हेड की ड्यूटी बनती है, डिपार्टमेंट हेड की ड्यूटी बनती है कि अब जो एप्रोप्रिएशन हुआ है उसमें से फंड को अपने फर्दर ऑफिसेज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें अगेंस्ट द सैंक्शनड वर्क ऑर्डर। उसी चीज के बारे में यहां पर मेंशन किया हुआ है। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अथॉरिटी on whose behalf a grant or appropriation for charged expenditure is authorized by Parliament shall distribute the sanctioned fund where necessary among the controlling and disbursing officers subordinate to it. So किसको देंगे, एक बार एप्रोप्रिएशन हो गया ना, तो एप्रोप्रिएशन हो गया तो उस फंड को यूटिलाइज करना है। सो उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, शैल डिस्ट्रीब्यूट एट द सैंक्शनड फंड। जो डिपार्टमेंट हेड होंगे दे विल डिस्ट्रीब्यूट द सैंक्शनड फंड among the controlling and disbursing officers subordinate to it। हमारे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको एक्सपेंडिचर करना है ना, तो उसके अनुसार हम उनको एक्सपेंडिचर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु डिस्ट्रीब्यूट्स। देखिए जी, एप्रोप्रिएशन अलग चीज था, अलॉटमेंट ऑफ फंड अलग चीज है। एप्रोप्रिएशन इज डन बाय पार्लियामेंट, एप्रोप्रिएशन इज डन बाय पार्लियामेंट, अलॉटमेंट ऑफ फंड इज डन बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऑथोरिटी on whose behalf a grant or appropriation for charge expenditure authorized by parliament. So appropriation of fund will be done by parliament। जब appropriation हो जाएगा तो वो फंड अवेलेबल हो गया, मार्क हो गया। अब वो मार्क जो फंड है वो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट द फंड। क्या करेंगे, शैल डिस्ट्रीब्यूट द सैंक्शनड अमाउंट, सैंक्शन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें किसके बीच में, among the controlling and disbursing officers subordinate to it। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है। रूल नंबर 9 बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई एबीसीडी नहीं है, कोई सब रूल नहीं है, कोई सब रूल नहीं है। रूल नंबर 9 में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमने रूल नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट और रूल नंबर 9 अलॉटमेंट ऑफ फंड के बारे में। रूल नंबर 8 जो है एप्रोप्रिएशन के बारे में, एप्रोप्रिएशन विल बी डन बाय पार्लियामेंट। और रूल नंबर 9 जो है अलॉटमेंट ऑफ फंड के बारे में, अलॉटमेंट ऑफ फंड विल बी डन बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसेस फॉर फर्दर एक्सपेंडिचर, राइट। उम्मीद है आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड एंड अलॉटमेंट ऑफ फंड के दोनों के डिफरेंस भी समझ में आए होंगे। मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, डिटेल्ड हेड, ये सब भी आपको कोड के सहित समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो एक लाइक तो बनता है बॉस। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।